गृह मंत्रालय की ओर से CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि अब ये जो रूल्स हैं वो जमीनी स्तर पर धरातल पर लागू हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सरकार की ओर से जो नए नियम जारी किए गए हैं वो नए नियम क्या कहते हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में भी बात करेंगे, उसकी आलोचना क्यों होती है उसको भी समझेंगे और आलोचना के साथ साथ इससे जुड़े जो तमाम दूसरे पॉइंट हैं उनको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। यानी कि जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार उन पॉइंट्स की बात कर ली जाए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर न्यूज़ यानी कि खबर को देखा। खबर को जानने के बाद हम नियम क्या कहते हैं, नए नियम जो सामने आए हैं उन नए नियमों पर बात करेंगे। इसके अलावा जो CAA है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनको भी देखेंगे। CAA की आलोचना किस तरह से होती है, आलोचना किस आधार पर होती है उस पर भी बात करेंगे। असम और CAA का क्या संबंध है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी और उससे जुड़े जो दूसरे सेगमेंट हैं वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके काम की बात। आपके काम की बात है NCERT के कोर्स से जुड़ी हुई। तो हमारे NCERT का जो कोर्स है उसकी शुरुआत आपका 12 मार्च यानी कि आज से हो गई है। तो आज का ये जो कोर्स है इसमें आपकी जो फाउंडेशन है या आपकी NCERT की जो नींव होती है उस नींव को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर जो है आप बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम जो है, ये हमारा जो पूरा कोर्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरा ऑनलाइन माध्यम से है तो आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नियमों की कि आखिर ये जो नियम है नियम क्या कहते हैं। अगर नियमों की बात करें तो सबसे पहले नियम ये कहते हैं कि जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसके तहत सरकार ने जिन लोगों को भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल बनाया था वो लोग अब ऑनलाइन माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि सबसे पहले उनको ऑनलाइन जो है आवेदन करना पड़ेगा और ऑनलाइन आवेदन करने के साथ उनको कुछ दस्तावेज भी देने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका जिस देश से वो आते हैं उस देश के डॉक्यूमेंट। तो यानी कि 3 देशों की यहाँ पर बात की गई है। पहला देश है आपका पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इन 3 देशों से अगर कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसे उस देश से संबंधित डॉक्यूमेंट अपने दिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं? तो इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, इसमें आप टेनेंसी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, पहचान पत्र, लाइसेंस, स्कूल या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट आप इसमें दिखा सकते हैं। तो माना जाएगा कि आप उस देश से जो है संबंधित हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपको पात्रता प्रमाण पत्र देना होगा यानी कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। जो ये सर्टिफिकेट बताएगा कि आपको जो सरकार ने पात्रता डिसाइड की है, जो 6 धर्मों की बात की गई है, आप उन 6 में से किसी एक धर्म से जो है संबंधित हैं। कौन कौन से 6 धर्म हैं? तो इसमें आपका हिंदू धर्म है, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो अगर आप इन 6 में से किसी एक धर्म से संबंधित हैं तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और ये केवल इस पूरे कानून में कहा गया है और क्यों कहा गया है उसको भी अभी हम समझेंगे। तो इन 6 धर्मों को आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा कि आप इनमें से किसी एक धर्म से संबंधित है। तो 2 डॉक्यूमेंट की हमने बात कर ली। सबसे पहले जिस देश से आप आते हैं उस देश का डॉक्यूमेंट, इसके अलावा आपका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, आपका जो एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट है और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका भारतीय दस्तावेज। तो भारतीय दस्तावेज जो ये आपको बताएगा कि आप जो है 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं? तो इसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है, इसमें आपका वीजा हो सकता है, इसमें आपका जनगणना स्लिप हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है, बीमा पॉलिसी हो सकती है। तो अगर इनमें से आपने कुछ भी लिया है, अगर आपके पास कुछ भी मौजूद है जो ये बताता है कि आप 2014 से पहले भारत में आए थे या 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, तो वो तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं उनका इस्तेमाल जो है आप सरकार के सामने कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट सरकार के सामने पेश करेंगे, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे तो सरकार जो है एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन करेगी जो पैनल आपकी एप्लीकेशन की जांच करेगी और यही पैनल डिसाइड करेगा कि आपको भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली हमने सरकार ने जो नए नियम जारी किए हैं उन नियमों को यहाँ पर देखा। अब एक बार हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए गए हैं।
अगर उसके प्रोविजंस की बात करें सबसे पहले आप, तो ये जो आपका सीएए है, इसका मूल उद्देश्य है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करना। और ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये बेसिकली भारत में भारतीय नागरिकता से जुड़े तमाम प्रावधान करता है, यानी कि भारत में किस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी, किस तरह से प्राप्त होगी, किस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी, और अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त की है तो वो नागरिकता जाएगी कैसे। इस तरह की जो तमाम प्रोविजन है, वो प्रोविजन आपको नागरिकता अधिनियम 1955 में दिखाई दे जाएंगे। अब अगर बात करें सीएए की, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, तो ये एक्ट बेसिकली कुछ प्रावधान करता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन करता है, उसकी बात हम करते हैं। तो प्रोविजन क्या किया गया है, तो ये प्रोविजन करता है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी 3 देशों के यहां पर नाम दिए गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन करने वाले हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला एलिमेंट है कट ऑफ डेट, यानी कि कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट है आपका 31 दिसंबर 2014। इसके बाद 3 देशों की बात की गई है, 3 देश हैं आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इंपॉर्टेंट बात है, तीनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं। और फिर 6 धर्मों की बात की गई है। कौन कौन से धर्म है इसमें आपका हिंदू धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है, जैनी है, पारसी है, और इसके अलावा आपका सिख है। तो ये 6 धर्मों की बात की गई है। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि ये कानून कहता है कि 2014 से पहले इन 3 देशों से, इन 6 धर्मों का अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आया है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करना अब थोड़ा सा आसान हो गया है। आसान किस तरह से हो गया है, तो पहले प्रोविजन ये था कि अभी भी प्रोविजन मौजूद है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के जरिए भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम भारत में 12 साल तक रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप इन 3 में से किसी एक देश से हैं, अगर आप इससे पहले भारत में आए हैं, और अगर आप इन 6 में से किसी एक धर्म से संबंधित हैं, तो आपके लिए ये जो 12 साल की अवधि है, इसको घटा करके 6 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 2014 में भारत में आए थे तो आप 2020 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। ऐसा कानून जो है वो सरकार की ओर से लाया गया था। अब बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जो कानून लाया गया था, इस कानून की वजह से तकरीबन 30,000 भारतीय प्रवासियों को, 30,000 जो इन देशों से प्रवासी आए हैं, माइग्रेंट्स आए हैं, उनको यहां पर फायदा देखने को मिल सकता है, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर सरकार जो है केवल कुछ धर्मों और कुछ देशों को ही शामिल क्यों कर रही है, कुछ देशों को ही यहां पर इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है। उसकी अगर आप बात करें तो यहां पर जिन 3 देशों को शामिल किया गया है, जैसा कि सरकार का कहना है कि जो 3 देश यहां पर शामिल किए गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देश जो हैं वो आपका मुस्लिम बहुल देश है, यानी कि यहां पर जो आपका इस्लाम मानने वाले लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में मौजूद हैं। और इन 6 कम्युनिटीज के जो लोग हैं, वो 6 कम्युनिटीज के लोग आपका वहां पर जो है माइनॉरिटीज में मौजूद हैं, और इन माइनॉरिटीज के साथ आपका बहुत ज्यादा जो है परसिक्यूशन हुआ है, बहुत ज्यादा उनका उत्पीड़न हुआ है, बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया गया है। तो ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, इसी से बचाने के लिए भारत सरकार जो है अब उनको शरण देने के लिए, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए तैयार हो गई है। तो यही कारण सरकार की ओर से अपने जो है डॉक्यूमेंट में पेश किया गया है। तो ये हमने नागरिकता संशोधन 2019 की भी बात कर ली है। अब एक बार उसकी आलोचना की भी बात कर लेते हैं कि उसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है। क्रिटिसिज्म की अगर आप बात करें तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही है कि ये एक विशेष समुदाय को लक्षित करने की कोशिश करता है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करता है। और इसके लिए तर्क ये दिया जाता है कि जब आप बात करते हैं सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, और उसके साथ अगर आप देखते हैं एनआरसी, तो अगर आप इन दोनों को मिला करके देखते हैं तो यहां पर आप स्पष्ट तौर पर नजर आएगा आपको कि यहां पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको लेकर के सबसे पहला क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा आपका क्रिटिसिज्म है कि ये भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। खिलाफ कैसे है, तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को देखेंगे तो अनुच्छेद 14 बेसिकली आपका राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अनुच्छेद 14 जो है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कि कानून जो है वो आपका किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन जो इसके विरोध करने वाले हैं, उनका कहना है कि सरकार इस पूरे कानून के जरिए आपका लोगों के साथ धर्मों के आधार पर, लोगों के साथ रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रही है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के भी खिलाफ है। इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 के भी खिलाफ है। अनुच्छेद 15 बेसिकली कहता है कि सरकार कुछ सर्टेन आधार पर जो है व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेगी, जिसमें से धर्म भी एक आधार है।
लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि अनुच्छेद 15 जो है वो बेसिकली आपका भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है। लेकिन ये जो कानून है ये आपका भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, ये आपका विदेशी नागरिकों के लिए है। तो ऐसे में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 जो है वो इस मामले में लागू नहीं होता है। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या है? तीसरा क्रिटिसिज्म है कि ये जो पूरा कानून है वो अपने नेचर में ही डिस्क्रिमिनेटिव है। डिस्क्रिमिनेटिव किस तरह से है? डिस्क्रिमिनेटिव इस तरह से है क्योंकि जब आप कानून में देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि हमारे पड़ोसी देशों में, खासतौर पर 3 देशों में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है। लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिव कंट्रीज को चूज किया गया है। यहाँ पर आप अगर दूसरी तरफ जाएंगे, अगर आप श्रीलंका में जाएंगे तो वहां के जो तमिल हैं उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। अगर आप म्यांमार जाएंगे तो वहां पर जो रोहिंग्या हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन उनको इस कानून में शामिल नहीं किया गया। वहीं अगर आप पाकिस्तान में भी जाएंगे जो कि इस कानून में शामिल है, तो पाकिस्तान के जो अहमदिया मुसलमान हैं वो भी वहां पर माइनॉरिटी में हैं और उनके साथ भी बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति आपको देखने को मिली है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का मात्र 0.2% ही अहमदिया मुसलमान बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस कानून में शामिल नहीं किया गया। तो ये भी एक आलोचना आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और चौथी आलोचना ये है कि इसकी वजह से हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं, खासतौर पर 3 देशों के साथ, सबसे पहला पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो खराब हो सकते हैं। वो खराब कैसे होंगे? खराब इस तरह से होंगे कि आप इस कानून के जरिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सरकार उनके माइनॉरिटीज के साथ बेहतर बर्ताव नहीं कर रही है। तो ये तो जाहिर तौर पर उनकी सरकार पर सवाल उठाना हुआ, उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठाना हुआ, उनकी सोवरेनिटी पर सवाल उठाना हुआ। तो ऐसे में हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनके साथ और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो ये हमने आलोचनाओं की बात की। अब यहाँ पर जो एक एंगल निकल करके आता है वो असम का एंगल है। तो उस एंगल पर भी एक बार बात करते हैं कि असम और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बीच में क्या संबंध है। अब अगर आपको इस संबंध को समझना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाके आपको 1985 में जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था वहां पर थोड़ा ठहरना पड़ेगा। अब जो असम अकॉर्ड था, वो असम अकॉर्ड बेसिकली असम के जो मूल निवासी हैं, असम की जो कम्युनिटीज हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके कल्चर की, उनके लैंग्वेज की रक्षा के लिए इस पर साइन किए गए थे। और इसमें एक प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि असम में 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले सभी अवैध प्रवासियों को जो है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हों, उन्हें भारत से निर्वासित किया जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी सहमति जो है वो सरकार ने 1985 में असम अकॉर्ड के माध्यम से प्रदान की थी। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार जो आपका CAA लेकर के आई है, वहां पर जो कट ऑफ डेट है वो है आपका 31 दिसंबर 2014। जबकि अगर आप असम अकॉर्ड में देखेंगे तो वहां पर जो नागरिकता की कट ऑफ डेट है वो है आपका 25 मार्च 1971। तो ऐसे में दोनों के बीच में आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। अब वैसे तो अगर आप CAA को पढ़ेंगे तो वहां पर यह कहा गया है कि असम के बहुत सारे हिस्सों में, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर आपका ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, वहां पर ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन असम के कुछ इलाके हैं अभी भी जहां पर ये कानून लागू हो सकता है, जिसको लेकर के असम में आपको विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक पर बात की, असम और CAA के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को भी यहाँ पर समझ लिया है। अब अंत में हम इस पूरे विषय से जुड़े एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि असम समझौता, यानी कि जो 1985 में जिस समझौते पर साइन हुए थे, असम समझौते में असम में नागरिकता की कट ऑफ डेट क्या तय की गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 मार्च 1971, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 1 मार्च 1965 या फिर ऑप्शन डी 29 फरवरी 2000। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत आसान सा सवाल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा द हिंदू का प्रोग्राम है जो कि आपको रोज सुबह 9:30 बजे लाइव देखने को मिलता है। वहां पर हम द हिंदू के अखबार की तमाम इंपॉर्टेंट खबरों पर चर्चा करते हैं। तो उस प्रोग्राम को भी आप रोज सुबह 9:30 बजे देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।